रिजर्वेशन, रिक्रूटमेंट और स्टेटहुड। जम्मू कश्मीर के इस समय अगर 3 बड़े मुद्दे हैं तो यही 3 बड़े मुद्दे हैं। सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन को लेकर जबरदस्त बवाल कट रहा है और रिक्रूटमेंट पर ऑलरेडी बच्चों का यह कहना है कि हम जम्मू कश्मीर की सरकार से तवक्का रख रहे थे कि ये अपने पहले सेशन में आर्टिकल 370 35A को भूलकर युवाओं के मुद्दों पर बात करेंगे और बात करेंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर। लेकिन अभी तक सरकार एज रिलैक्सेशन के मामले में सिवाय कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के और कुछ नहीं कर पाई है। और कब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, क्या संभावनाएं हैं, इन सभी बातों पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और साथ में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा जी। श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी, सबसे पहले रिजर्वेशन का एक ज्वलंत मुद्दा है, सोशल मीडिया के ऊपर जबरदस्त बहसबाजी इसमें हो रही है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व मेयर कह रहे हैं कि जनाब जितनी भी रिजर्वेशन आपने कास्ट की बुनियाद पर या बाकी बुनियादों पर दी, इसको रिव्यू करिए और जहां आपको लगता है कि ज्यादा है इसको विड्रॉ कीजिए। पीडीपी के नेताओं की अगर बात की जाए तो ट्विटर के अलग अलग स्पेसेस में जाकर ये कह रहे हैं कि रैशनलाइजेशन की जरूरत है, 70% किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है और हमला हर जगह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि आपने ST2 को 10% देकर ये इतना बड़ा बवाल जो है आपके कारण खड़ा हुआ है। देखिए, आपने 2 सवाल मुझसे किए हैं। मैं पहले पे जो पार्ट ए है, जो रिक्रूटमेंट की बात आपने कही है, ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, और मैं आज भी जम्मू कश्मीर को रियासत ही मानता हूं क्योंकि किसी भी समय जो एप्रोप्रिएट टाइम कहा गया है, क्योंकि यहाँ के हालात जो है उन पे बड़ा ये चीज़ें डिपेंड्स करती हैं और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और ख़ासकर जो ट्रेजरी बेंचेस पे पार्टी है उसका एक्टिविटी और बिहेवियर जो है उस पर ये बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि हिंदुस्तान की और किसी भी सरकार की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे पहले है लोगों की जानो माल की हिफाजत, यहाँ नॉर्मलसी लाना। और जिस तरह से वो पिछले 1.5 महीने से बिहेव कर रहे हैं, लगता नहीं है कि वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो उल्टा ऐसे लूज इशू डेलिबरेटली अटेम्प्ट है सरकार की, हालांकि होनी नहीं चाहिए। तो जहां तक रिक्रूटमेंट की बात है, वो हमने भी अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि यहां जितना भी बैकलॉग है उस बैकलॉग को निकालना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे, एजुकेशन, हेल्थ, ये बड़े डिपार्टमेंट हैं, इनमें कोई क्रिएशन पिछले, मुझे याद आता है कि मैंने 2009 में उस सरकार ने 10,000 पोस्ट जो है वो विद वन को हेल्थ डिपार्टमेंट में क्रिएट की थी। और मेरा जो टेन्योर छोटा सा रहा है, मुझे लगता है 1,500 से ज्यादा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और एलोपैथिक के दोनों जो हैं वो डॉक्टर्स, चाहे वो डेंटल सर्जन भी उसी समय एक 300 से ऊपर 321 या 22 जो है लगे थे। तो ये बैकलॉग है, इसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिए था। क्यों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कमिटमेंट है, आपने जो उनका चुनावी मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है, हम यही बातें तो असेंबली में करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आपने किसी भी जो डॉक्यूमेंट आया है अपना सरकार की तरफ से, जो गवर्नर साहब का खुतबा है, इन इश्यू को तो उन्होंने कहीं उसमें इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं है कि 1 लाख नौकरी की व्यवस्था हम करेंगे। 61,000 जो डेली वेजर, डेली रेटर, नीड बेसिस लोग हैं लगे हुए हैं बेचारे, वो काम कर रहे हैं, आज उनको रेगुलराइज करना है। तो यही इशू हम असेंबली में डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इशू आउट ऑफ इशू एक ले आए और मैं उसको पीस ऑफ पेपर मानता हूं। तो उन्होंने डेविएट कर दिया और बड़ा सेफ पैसेज ले लिया। और दूसरा आपका सवाल था कि रिजर्वेशन का, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि दिल्ली की जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि अगर आप उस सेक्शंस जिनको ये रिजर्वेशन मिली है, हाँ आपने ये जो ST2 की बात की है, इसको रिविजिट होना चाहिए, देखना चाहिए, और मैटर सब जुडिस भी है
और जब वहां से जो भी फैसला आएगा वो सरकार को उस पर अमल करना चाहिए। और अगर वो रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जम्मू में जो डिप्राइव्ड क्लास और ऐसी सेक्शंस है, ऐसे लोग हैं, वो उनको और डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है और वो उनको कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और कोई भी जहां का जो पढ़ा लिखा इंसान, जहां बाशूर आदमी है, वो ऐसी बातें होने नहीं देगा। जैसे आपने कहा ऐसी बातें होने नहीं देगा। श्याम जी, अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, तो देखने को ये मिल रहा है, खासतौर पर रिक्रूटमेंट के मामलों में देखने को ये मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कहा गया फास्ट ट्रैक बुनियादों पर रिक्रूटमेंट कीजिए, जेके पीएससी को कहा गया फास्ट ट्रैक बुनियादों पर रिक्रूटमेंट कीजिए। फरवरी 2024 में पीएसआई की का इंडेंट जो है उसको लेकर कहा गया जी इंडेंट जो है वो हम भेज रहे हैं जेकेएसएसबी को, लेकिन अब जाके पता चला कि वो इंडेंट सितंबर 2024 में जेकेएसएसबी के पास गया। अक्टूबर के एंडिंग में भी नहीं, बल्कि अब नवंबर में जाकर वो एडवर्टीजमेंट इशू हुई है और अब लगता है कि मार्च 2025 में जाकर जो है ये रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो जाएगी। उसमें भी बच्चों की मांग है कि जनाब जो आपकी अपर एज लिमिट है उसको आप 28 पर 18 से 28 आपने रखा है, और बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जी 18 की एज में कोई ग्रेजुएट नहीं होता, 20 साल की उम्र में बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो आप इसको 20 से 32 कर दें, 20 से 34 कर दें। और इस बात का भी ख्याल करें कि 8-8, 9-9 साल के बाद यहां रिक्रूटमेंट आती है, हमें मौका नहीं मिलता इम्तिहान में बैठने का। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी अपर एज जो है उसको रिलैक्स करें और 34 तक ले जाएं। आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मत इसको लेकर क्या है, एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या है, और दूसरा, क्या आप भी ये मानते हैं कि जिस पेस पर रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए थी उस पेस पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है? वही तो बात कह रहा हूं मैं कि 40,000 जो सैंक्शन पोस्ट हैं, अगर वो होल्ड पे हैं और वो बैकलॉग में है तो एक्सपीडाइट करना चाहिए सिस्टम को। और दूसरी बात जो आपने एज रिलैक्सेशन की है वो एडमिटेड फैक्ट है, बच्चों का कसूर तो नहीं है। वन टाइम रिलैक्सेशन, चाहे ये कैब लगा दो कि वन टाइम रिलैक्सेशन जो है वो उनकी जेन्युइन डिमांड है, लेकिन ये काम जो है वो सरकार ने करना है। और सरकार जो है मुझे लगता है कि सिर्फ दे आर जस्ट पासिंग द बॉक्स, वो कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में इशू टास्क कर रहे हैं सो दैट कि यहां अनसर्टनिटी हो। इस किस्म की बात नहीं होती। सरकार का काम है इशू उनके सामने आया उसको एड्रेस करना, और उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो अगर सरकार इसमें सीरियस होती तो उन्होंने कैबिनेट मीमो लगाना चाहिए था और फिर वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजना चाहिए था, और फिर जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करके। तो मुझे लगता है कि वन टाइम रिलैक्सेशन जो है, सरकार की डेफिनेशन ही ये होती है, सहायता, और वो डिमांड कर रहे हैं। ये ढिलाई जो हुई है, ये जो टाइम गुजरा है, ये तो उनके बच्चों के पार्ट पे तो नहीं कोई ऐसी फेल है। अगर कहीं हुआ है तो वो डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल फॉर दैट। जैसे आपने कहा वो आंसरेबल हैं, तो श्याम जी, जैसे आप भी मानते हैं इस बात को कि हाँ वाकई ढिलाई हो रही है, लेकिन क्या ये बात भी आप मानेंगे कि पिछले 5 सालों में जो विश्वास बच्चों का रिक्रूटमेंट के ऊपर, कि फेयर रिक्रूटमेंट हो रही है, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो रही है, आप क्या मानते हैं? आपका खुद का एक्सपीरियंस है, लंबा अनुभव है आपके पास भी, अगर जम्मू कश्मीर के रिक्रूटमेंट का इतिहास ध्यान में रखा जाए तो पिछले 6 सालों में जो रिक्रूटमेंट हुई है उसको आप कैसे देखते हैं, इतिहास में जो कुछ हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए? देखिए, पहले तो पिक एंड चूज होता था, एडमिटेड फैक्ट है, हम भी इसी सिस्टम में हैं, लेकिन इसी में 6 साल की बात नहीं करूंगा, अब 2 साल से जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल जहां पे हुआ था, उसके बाद एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट हो गई, और अब जो रिक्रूटमेंट हो रही है, चाहे कुछ भी हो, अलाइड सर्विसेज की हो, नीट के एग्जाम हो या बाकी चीजें हो, यहां आप देख रहे हैं, और कहीं किंतु परंतु नहीं। पुलिस की रिक्रूटमेंट भी हुई, उसमें भी संख्या अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा भी थी, लेकिन अब वो किंतु परंतु नहीं। कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो आई,
जिसको भी मिल रहा है वो मेरिट और एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और मुझे लगता है कि रिक्रूटमेंट ऐसी होनी चाहिए, कहीं किसी की काबिलियत को यहां जबा किए गए हैं, यहां नॉन पीएससी लोग किए बगैर भी गवर्नमेंट में केएस अफसर और केपीएस बने हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं। मेरे पास मैं लिस्ट दे सकता हूं आपको। यहां तो पहले वो जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं आप, वो था ही नहीं, तो इन एजेंसियों ने कहां काम करना था, बुलाया जाता था, ये लोग हैं इनको एडजस्ट। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं नया नया मिनिस्टर बना तो मेरे पास 466 डॉक्टरों की एक लिस्ट आई। एक डॉक्टर जो थी वो गोल्ड मेडलिस्ट थी रियासी की, आज भी मुझे याद है, वो उस सिलेक्शन लिस्ट में नहीं थी। लेकिन एक उस समय के पीएससी मेंबर थे, उसके 3 बच्चे जो हैं उस लिस्ट में थे, और एक को 14 अटेम्प्ट थी। जबकि ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का ये राइडर है कि 5 से ज्यादा अटेम्प्ट वाला जो है जो पीएससी में अपीयर नहीं हो सकता। तो वो उस समय एक ही, और मैं नाम भी कोट कर सकता हूं लेकिन आज नहीं करूंगा, क्या पता वो श्रीमान है, और मंत्री के 2 मंत्रियों की बेटियां थी उसमें, और एक को उस समय 250 वाइवा के नंबर्स दिए जाते, एक को 247 मिले हुए थे, और आज भी इस गवर्नमेंट में वो कहीं ऊंचे पद पे है। ये तो ये काम करते थे, जो बोलते हैं हम बड़े साफ शफा हैं, बाकी चीजें, तभी तो यहां ये कत्लो गहारत हुई। ऊपर वाला भी देख रहा है और यहां के लोगों को भी इंसाफ नहीं दिया, तभी ये जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हुई है। जैसे आपने कहा जम्मू कश्मीर स्टेट डिस्टर्ब हुई है, श्याम जी, एक मान लीजिए कि अगर आप इस वक्त खुद मंत्री होते और आप परिस्थितियां जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप एक क्षेत्रीय दल के नेता हैं, क्या जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले सेशन में, पहले सत्र में, यह देखते हुए कि केंद्र में सरकार कौन है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कौन है, और यह समझते हुए कि आपके लोगों की जरूरतें क्या हैं, आपके लोगों की परेशानियां क्या हैं, एक मंत्री के तौर पर आपका दायित्व क्या होता? पहले असेंबली सेशन में आपको क्या लगता है कि क्या आप 370 के ऊपर रेजोल्यूशन लाते, या युवाओं और ये जो बाकी नौजवान हैं इनकी परेशानियों को हल करने का कोई मैकेनिज्म लाते? सबसे पहले तो यही प्रायोरिटी है। जो बच्चा आज ओवर एज हो रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम 6 महीने बाद में भी डेवलप कर सकते हैं। जिसने यहां आज कोई पीएचडी, डॉक्टरेट या बाकी इवन टेक्नोक्रेट हमारे जो हैं, डॉक्टर्स की आप देखो कब से असामियां निकली हुई हैं। तो ये सारी चीजों को प्रायोरिटी एरिया सरकार नहीं देख रही है। मैंने बोला ना, वो इशू आउट ऑफ इशू पॉलिटिक्स कर रही है। वो ये देख रही है, वो गैलरी के साथ और लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ प्ले कर रही है। हम तो करना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे। भाई कौन रोक रहा है आपको? आपने पीएससी के वालों का कैबिनेट मीमो लगाया तो वो थ्रू हुआ ना। आज वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, और यहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको जितना बदनाम किया जाए इतना करो, और हम सिर्फ झंडी डंडी लगा के और मंत्रीशिप करें। कहते हैं जी हम तो करना चाहते हैं, वो नहीं। कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग देम? तो ये सारी चीजें, हमारी प्रायोरिटी ये होती कि बेसिक एमिनिटी, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों पे हमारा फोकस होता। और जो हमारी कमिटमेंट थी, वो हम जो गवर्नर का एड्रेस था उसमें ये मेंशन होता। 5 साल का रोड मैप है ना, वो पहला 6 साल के बाद जुनेद साहब वो डॉक्यूमेंट आया है, गवर्नर का एड्रेस है। और आपको पता है गवर्नर सिर्फ पढ़ते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट किसका होता है? सरकार का। तो सरकार अपना विजन बताए, वही तो हम मेरे साथी और हम यही पूछ रहे थे। लेकिन साहब जी मुझे बताइएगा, मैं उसी सेशन पे आऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से वॉच एंड वार्ड का स्टाफ, जो असेंबली का स्टाफ था, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के एमएलए को उठा उठा के बाहर फेंका, ये लोग कह रहे हैं कि जनाब ऐसा लग रहा था जैसे उनका कुछ जाती गुस्सा, कुछ जाती नाराजगी बीजेपी के साथ थी, और उस जाती नाराजगी को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया जा रहा था। और बाद में अगले दिन ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस डाली जा रही थी जिसमें स्पेसिफिकली बाज़ाब्ता बताया जा रहा था कि जनाब फलानी की विकेट गिर गई, फलानी को उठा के बाहर फेंक दिया गया, हम जंग जीत गए, हमने फतेह का वो जो है झंडा लहरा दिया, इस तरह की चीजें जो है वो, और फिर काफी सारी वो वीडियोस वायरल हुई। आपको, क्योंकि आप तीसरे 3rd टाइम एमएलए हैं, मंत्री रहे हैं, आप सदन में थे,
आपको क्या महसूस हुआ? मैंने पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जिस किस्म का हाउस का ऑर्डर था और जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए था ऑनरेबल स्पीकर को, तो उन्होंने एज ए स्पीकर बिहेव नहीं किया। चेयर की जो कोई गुस्सा है राठौर साहब? मुझे लगता है जो चेयर की सेंटिटी है, 7 बार के एमएलए हैं, 14 बार के मंत्री रहे हैं, वो पोर्टफोलियो चेंज करके मैं बताता हूं। लेकिन अब उन मार्शल का क्या कसूर है उसमें? उनको सुबह ब्रीफिंग दी गई थी और एक्स्ट्रा फौज वो बुलाए गए थे मार्शल, इवन पुलिस को भी सिविल यूनिफॉर्म में रखा गया था, और शाम को रेजुलेशन ही स्पीकर ने बनाया और फिर एजुकेट किया यहां के मंत्री को, और ये कहां थे? तो उसके बाद सुबह ब्रीफिंग हुई है और आप भाषा नहीं सुनते, स्पीकर की भाषा कभी सुनिए, थ्रो देम आउट। ये नहीं बोला कि इनको बाहर ले जाओ। इतना गुस्सा क्यों है राठौर साहब? कोई कारण होंगे, कोई कारण रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो गलत किया हुआ है, जो अपने रजीम में किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनको पता है अकाउंटेबल बन भी रहे हैं और बनाया भी जाएगा। तो वो साथ में जिन्होंने स्पीकर उनको बनाया, तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग से हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपनी जितनी क्रेडिबिलिटी थी वो सारी खत्म कर दी। एक लंबा सफर उनका राजनीति का रहा है, और एट द फैग एंड तो इस किस्म का आचरण मुझे नहीं लगता है कि किसी स्पीकर को शोभा देता है। और ये इसमें आप बोलोगे कि मार्शल ने ये किया, गुस्सा क्या था उनको? तो जब स्पीकर ऊपर से चेयर बोल रही है थ्रो देम आउट, तो आप बोल रहे हो कि फिर उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ऑर्डर मानना है चेयर का। तो ये सारी चीजें जो हैं, और भी कुछ किया होगा उनको। जैसे आपने कहा कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो असेंबली में हुआ वो पहले से डिसाइडेड था। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, दिल्ली की कोई अंडरस्टैंडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो गई है। उन्होंने ये आर्टिकल 370 तो लिखा नहीं उसमें, लेकिन एक रेजोल्यूशन लाया। उस रेजोल्यूशन को लाकर उन्होंने बीजेपी की महाराष्ट्र में मदद की। आपने असेंबली में बोला नहीं, आपकी तरफ से इस पहले सत्र में कोई गवर्नर के एड्रेस के ऊपर बोला नहीं, क्योंकि आप अगर बोलते तो आपको अपने ही पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में बोलना पड़ता। तो इसमें सबका भला हो गया, उनका भी भला हो गया, आपका भी भला हो गया। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ये भी हैं कि जनाब नई दिल्ली तो अपना खेल खेल रही है और बलि का बकरा जो है वो जम्मू के एमएलए बन रहे हैं, क्योंकि इनके लिए मुसीबत यह है कि अकाउंटेबिलिटी लोगों के बीच में है। आपने जनता के बीच में जाना है, सवाल जनता ने पूछने, जवाब जनता को आपने देना है, आपको दिल्ली को जवाब नहीं देना, और आपने चुनाव दोबारा यही लड़ना, इन्हीं लोगों के बीच में लड़ना। तो लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, जो बात ये कर भी सकते थे वो भी नहीं की, क्योंकि कारण ये था कि खामोश रहने के लिए कहा गया था। ये सत्य है या ये सिर्फ अफवाहें हैं, किससे कहानी है? इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हमने पूरी प्रिपरेशन की थी और ओपनिंग मेरे से होनी थी। मुझे एलओपी और मेरे विधायकों ने, हम 4 लोगों को आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि पहले अपोजिशन ने बोलना होता है। तो मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी साथियों ने बोला कि ओपनिंग आप करें, और अगर वो होता, तैयारी होती, फिर आप देखते कि हम क्या कहते हैं। यही बातें पूछने। 38 कमिटमेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोगों के साथ, और विद इन 3 मंथ बोला है उन्होंने। ये जो आज मंत्री आगे पीछे ये बातें कर रहे हैं ना, 3 महीने हो जाने हैं और आगे 40 दिन की सेशन, असेंबली सेशन आ रहा है, और वो बजट सेशन है। फिर आप देखना कि हम बोलना चाहते थे या नहीं बोलना चाहते, और सब कुछ पूछेंगे। हमारा काम ही यही है, हम गवर्नमेंट को ऑन टो रखेंगे। नई दिल्ली की कोई अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं, नई दिल्ली, माफ कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कैसे हो सकती है? जो उनका आचरण है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान। अगर उन्होंने 1952 में कहा और 53 में सबसे बड़ी शहादत दी, उन्होंने करके भी दिखा दिया, वहां हम कैसे कंप्रोमाइज कर सकते? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मान गई। जब 16 अक्टूबर को जिस समय शपथ ली उमर अब्दुल्ला ने और उनकी कैबिनेट ने, तो शपथ लेते समय तो उन्होंने मान लिया 5 अगस्त 2019 पे जो कुछ हुआ उस सबको उन्होंने कबूल लिया। कबूला ऐसे कि जब आप शपथ ले रहे थे तो आप भारत के संविधान की शपथ ले रहे थे। आप चाहते कोई मैसेज पूरी दुनिया को देना, तो आप वहां पे हंगामा करते, हल्ला करते,
शपथ के समय ही, लेकिन वो तो किया नहीं। जब आपने शपथ ले ली, उसके बाद अब असेंबली में तमाम एमएलए ने शपथ ले ली, तो इसका मतलब तो हो गया ना कि सबने कबूल लिया कि 370 जो हो गया 5 अगस्त 2019 को हो गया, कहानी खत्म, किस्सा खत्म, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उमर अब्दुल्ला के बयान आए। पहला बिजली के ऊपर बयान आया, उन्होंने कहा कि जी बड़ी कटौती होगी, सर्दी में कटौती का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है क्योंकि दिक्कत है हमारे पास। और दूसरा, जब उनको कहा गया कि इसको लेकर, सिलेंडर को लेकर, तो अभी तक कोई बयान उनका उसके ऊपर आया नहीं, उस पर भी फिलहाल खामोशी है। 370-35 को लेकर उन्होंने कहा कि भाई वो सरकार जिसने छीना है वो तो देगी नहीं, तो व्यर्थ है उनके सामने इस बात को रखना। ये बात भी होगी। रेजोल्यूशन पास हुआ, पास होने के बाद कहां गया अभी तक मुझे और आपको कोई जानकारी नहीं। तो कुल मिला के साफ तौर पे ये तो लग रहा है कि मतलब ठीक है, वो मान रहे हैं कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, अब हमको जम्मू कश्मीर को चलाना है। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं आप लोगों की सहमति भी है, और ये जो 200 यूनिट पे पलटे हैं, इस पलटने को लेकर आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो उनको समय दे रहे हैं, हम उनको समय दे रहे हैं कि वो बोलेंगे ये जल्दबाजी कर रहे हैं। बट कुछ इश्यू में मैंने जैसे कहा है कि एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा सिस्टम है, रिक्रूटमेंट की जो सिस्टम है, उसमें ढलाई नहीं होनी चाहिए। अब सिलेंडर कब देते हैं, राशन कब फ्री करते हैं, 200 यूनिट बिजली कब देते हैं, 5,000 रुपया पेंशन कब विधवा और ओल्ड एज और फिजिकली चैलेंज की करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कब करते हैं, 1 लाख नई पोस्ट कब क्रिएट करते हैं, 61,000 जो हमारे डेली वेजर डेली रेटेड लोग हैं उनको रेगुलाइज करते हैं, लैंडलेस को जमीन कब देते हैं। तो हम तो उनके साथ हैं ना। आपने ऐसा लगता है कि रट लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो? 38 है, मैंने कहा अगर आप वक्त देते तो फिर आप देखते कि चर्चा क्या होती। हमें तो वही डॉक्यूमेंट है ना, तो उसको तो हमें डिस्कस करना था। अंदर खाने आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के साथ असेंबली सेशन के बाद बैठे भी होंगे, क्या कहना 370 को लेकर? मान गए जो हो गया, कुछ नहीं आएगा, ये थोड़ा गैलरीज के लिए हमको करना पड़ेगा? पता है उनको, सब लोगों को पता है। हिंदुस्तान का 543, तो 2026 के बाद में हो सकता है 750 बन जाए एमपी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के 11 जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो इनकी डोमेन ही नहीं बनती थी भैया। हम जो कंटेस्ट कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आपकी डोमेन नहीं बनती। एक तो जो मैटर सब जुडिस हो, हाई कोर्ट अब और कहीं ट्रिब्यूनल में भी हो, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको, और आपने रिविजिट के लिए जो है नजरसानी के लिए दिया ना, वो भी अब और तो बाकी वो रिजेक्ट हो चुका है। ठीक, मैं बात कर रहा हूं ना, आप पार्लियामेंट को यहां डिस्कस कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि अपने से अपेक्स बॉडी जो बड़ी बॉडी है, एक सुपीरियर अफसर का ऑर्डर जूनियर अफसर जो है उसको नजरसानी कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है या डिस्कस कर सकता है। तो ये उनको भी पता है, राठौर को भी पता था, उमर अब्दुल्ला को भी पता था। तभी उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही, पता नहीं आपने पकड़ी, आप पकड़ लेते हो। उसने कहा जो हमने करना था वो कर दिया। क्या किया ये नहीं पता, कि पहाड़ को खोद रहे थे, चूही भी नहीं मिली, तो अब उन्होंने क्या किया ये तो आप उनसे सवाल पूछ लेना एनसी वालों से। श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे विपक्ष में इस समय आप हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बीजेपी खामोश है, और वो 4 लोग, 3 पीडीपी के और 1 पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के, वो 4 लोग हो हल्ला हंगामा सारा असेंबली में वही लोग कर रहे हैं। बीजेपी वाले अगर किसी का पोस्टर फाड़ रहे हैं तो इन्हीं 4 लोगों का पोस्टर फाड़ रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी कंफर्टेबल है, कोई देना देना इनको नहीं, और आप भी बिल्कुल खामोश हैं। जिस तरीके से प्रहार ट्विटर के ऊपर इस समय सजाद लोन, वहीदुर रहमान परा लगातार प्रहार कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये खामोशी बिना वजह के नहीं है, इस खामोशी की कोई वजह है। क्या वजह है इस खामोशी? कोई वजह नहीं है, अननेसेसरली हम क्यों करते रहे? हमने जो करना था वो किया, आगे भी करेंगे। अब वो अपनी अब आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, तो हम इस किस्म का कोई डॉक्यूमेंट जहां जो हाउस की प्रोसीडिंग नहीं रही है वहां पे नई रिवायत तो नहीं पैदा होने देंगे। एज ए विधायक उस हाउस की सेंटिटी वो तो तार तार करते हैं हमेशा। मैंने वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन को माइक तोड़ के स्पीकर को मारते हुए भी देखा है, आपको भी याद होगा। बिल्कुल। तो ये लोग तो ये तमाशा करते हैं। हम तो डिसिप्लिन तरीके से रहे, अनुशासित में रह के। अगर स्पीकर हमें ये बोल देता, वो कोट कर देता कि इस जाब्ते के तहत
ए रूल असेंबली का जो प्रोसीजर है, बिजनेस कंडक्ट है, उसमें यह मेंशन है जिस तरह से वो पेपर, पीस ऑफ पेपर टेबल हुआ। हमारा ऑब्जेक्शन तो यही था, पहले दिन भी मेरा जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर था यही था ना, अगर आपने देखा होगा तो। बिल्कुल। दूसरे दिन भी यही था कि जनाब आप कस्टोडियन हैं रूल बुक के भी और चेयर के भी और इस हाउस के भी। जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते वहां पे काम कर रहे हैं, तो हमें तो जो हमारी डोमेन है, जो हमारा बिजनेस है, तो उस हद में रह के हमें तो बात करनी है, गलत तो होने नहीं देना है। और उस असेंबली में पोस्टर लेके आ रहा है, आपने देखा, उसको अपनी चेयर तक आने दिया स्पीकर ने और एक भी बार नहीं टोका। तो ये लगता है ना कि नूरा कुश्ती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हम गैलरी को प्ले करेंगे, आप वहां करेंगे। तो हमें तो भाई राष्ट्र को और संविधान की रक्षा करने के लिए जम्मू के लोगों ने चुन के भेजा है, उसके साथ ना तिरंगे झंडे के साथ या राष्ट्र के साथ, और ना ही हम देश की एकता और अखंडता के साथ, और ना विधानसभा की जो सेंटिटी है उसकी मर्यादा में उल्लंघन नहीं करने देंगे। अंत में मुझे बताइएगा कि अगर जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां इस समय देखा जाए कि 29 लोग 8 जिलों के एक तरफ हैं, विपक्ष में हैं, क्या वो जो एक समय श्यामलाल शर्मा कहते थे कि जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जम्मू और कश्मीर संभाग, क्या हम ये मान के चलें कि अगर इसी तरीके से खींचतान चलती रही, समय वो दूर नहीं जब जम्मू में अलग राज्य की मांग जो है वो जोर पकड़ेगी? क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई संभावना आने वाले कल में हो सकती है? पहले तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो यहां पे स्टेट को रिस्टोर करना है, वो हमारी, और ये लोग यहां नॉर्मल सी होने दें और जिस तरह से गवर्नमेंट को बिहेव करना चाहिए उस तरीके से चलें, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर चाहते थे कि हम यहां पे सरकार चाहे किसी की भी बनी है, उन्होंने कहा कि आप हमें अपोजिशन का रोल मिला है और हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। और आपने देखा हमने पहले दिन ही मिसाल कायम कर दी जब स्पीकर की हमने इलेक्शन नहीं होने दी, यूनानिमसली एक मत स्पीकर को चुन के भेजा। हालांकि हम कैंडिडेट खड़ा कर सकते, जीतते या हारते, कैंडिडेट तो खड़ा कर सकते थे ना, हमें रोक सकते थे, लेकिन हमें पता था कि हमें अपोजिशन का मैंडेट, लेकिन जम्मू के लोगों ने एक वो तो बता दिया कि भाई नहीं, अब आप जो कश्मीरी लोग हैं उनकी हम, और जो राष्ट्र के खिलाफ लोग हैं उनकी साथ हमारी नहीं बनती है, वो जम्मू के लोगों ने फैसला कर दिया। लेकिन क्या स्टेटहुड की तरफ जाएगी ये मांग, आहिस्ता आहिस्ता स्टेटहुड का रूप लेगी? क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2 संभाग हैं, एक संभाग एक पार्टी के साथ है, दूसरा संभाग दूसरी पार्टी के साथ है, तो क्या आपको लगता है, आपकी अपनी राजनीतिक, आपका अपना राजनीतिक अनुभव क्या कह रहा है कि ये अब किस तरफ हवा जाएगी? हम तो यही परमात्मा को कहते हैं कि इनको सद्बुद्धि दें, और हम सब लोग अपोजिशन के, चाहे एक विधायक है, चाहे हमारे 28 विधायक हैं, चाहे उनके 42 हैं, हम सब मिलकर लोगों की जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए हमें। और जो वादे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, हमें कंस्ट्रक्टिव ट्रेजरी बेंचेस को भी उस अप्रोच को अडॉप्ट करना है और अपोजिशन को भी, और जॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कुछ बातों पे। हमें एक यूनाइटेड फेस जम्मू कश्मीर स्टेट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अपनी लीडरशिप को, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तो सबके हैं ना, मैं नहीं कहता कि जेपी नड्डा जी एज ए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सबके हैं, बट एज ए पार्टी प्रेसिडेंट वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बट होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज ए प्राइम मिनिस्टर। तो हमने तो ये भी कहा भाई हम इकट्ठे कुछ इशू जो हैं, यही जो इनकी कमिटमेंट है, अगर ये ठीक रास्ते पे चले तो हम इनको सपोर्ट सप्लीमेंट करेंगे यहां भी और आगे भी, क्योंकि वो लोग जम्मू कश्मीर में कुछ करना चाहते हैं, यहां डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करना चाहते हैं जो इन्होंने नहीं होने दी, 3 टियर सिस्टम को इंपावर करना चाहते हैं, बाकी चीजें भी करना चाहते हैं, एक टूरिज्म हब बनाना चाहते हैं, यहां हॉर्टिकल्चर को किस तरह से प्रमोट करना है, हेल्थ टूरिज्म को किस बड़ा विजन लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है। ये तो इंडस्ट्री वालों को भी बोल रहे हैं 150 है, इनके मंत्री का परसों आपने स्टेटमेंट सुनी, अरे वो अगर पैसे लेके आए हैं उन्होंने यहां इन्वेस्ट करेंगे, तो थ्रू आउट इंडिया ऐसा है भैया। लेकिन श्याम जी मुझे एक चीज बताइए, समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का जो पिछले इतिहास, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, एक बात तो बिल्कुल साफ है
कि पार्टी ये मानती है कि जो पार्टी का हित है वो राष्ट्र हित है, जो राष्ट्र हित है वो पार्टी का हित है। अगर ये बात आपकी पार्टी की है तो एक वो पार्टी जो सत्ता में इस समय जम्मू कश्मीर में है, उसका जनाधार जम्मू संभाग में भी है, कश्मीर संभाग में भी है। राजनीतिक तौर पर ये कैसे आपको सूट करेगा कि आप स्टेटहुड जो ही इस समय देते हैं, ये लोग पूछते हैं कि स्टेटहुड जो ही आप इस समय देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका मतलब हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत कर और ज्यादा मजबूत होगी यहां जम्मू संभाग में? क्योंकि लोग जाहिर सी बात है हवा के साथ चलते हैं, उनको लगा कि नहीं भाई स्टेटहुड जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कालखंड में मिली है, तो राजनीतिक तौर पर तो इसका नुकसान होने की संभावना ज्यादा आपको है। तो फिर क्या आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी देगी? मुझे नहीं लगता है कि इसमें पॉलिटिकल स्कोरिंग को हमें सोचना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये क्रेडिट दिया जाएगा। क्रेडिट या डिसक्रेडिट की बात नहीं है, ये लोगों की जनरल डिमांड है, लेकिन सरकार को एज ए सरकार बिहेव करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है, आप ये बोलेंगे कि ये डोमेन या ये एरिया जो है हमारे पास नहीं है सिक्योरिटी का, बट जब हरकत हम ऐसी करेंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने खेल किया है और जो उनका मैनिफेस्टो भी है, तो वो मैनिफेस्टो को अनाउंस कहां से हुआ था? सबसे पहले इन्होंने तो बाद में किया, 4 दिन पहले इस्लामाबाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने किया था ना, चाहे वो कांग्रेस ने अलाय किया, जब बाकी उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, वो कहा था ना स्टेटमेंट, जम्मू कश्मीर सरकार बनाई, वो सरकार बनाए। तो अगर ये वो इस्लामाबाद वाला एजेंडा लेके चल रहे हैं, तो भैया हम किस लिए हैं? हम चाहते हैं जल्द से जल्द, और हमारी लीडरशिप भी चाहती है कि जल्द से जल्द यहां स्टेट रिस्टोर हो। अपने हक हकूक पहले भी हैं, लेकिन लोग ये महसूस नहीं करें कि हमें यूनियन टेरिटरी रखा हुआ है, हमारी डिमोशन हुई है। बट 6 साल के बाद इलेक्शन होती है, भारतीय जनता पार्टी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करने के लिए, जाने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है और तैयार है, और हम पहले दिन ही कोई इस किस्म का बखेड़ा नहीं करना चाहते। वन वॉइस जो है वो स्पीकर चुन के आ जाता है, और फिर उसके बाद ये शरारत करते हैं जिस तरह से 1931 से लेके फिर 1952 में, फिर 53 में, फिर 1964 में, फिर 74 में जो जी पार्थासारथी, ये इन्होंने एक खेल थोड़ा खेला है। तो ये कब तक चलेंगे? इमोशनल अप्रोच नहीं होनी चाहिए हमारी। हम सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के। आपने एक रिकॉर्ड में स्टेट करना चाहता हूं, आपने कहा कि उस पार्टी का दोनों तरफ जनाधार है, अब भारतीय जनता पार्टी का भी उधर जनाधार है। 8 सीटों पे नंबर 2 रहे हैं हम, ठीक है ना? तो आगे बढ़ रहे हैं। यहां ये बोलते थे कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज कमल का फूल लेके लोग लाल चौक, इंटीरियर, सोपर, शुपिंगिया जैसी जगह में हम नंबर 2 रहे, 4 राउंड तक तो फर्स्ट आते। तो वहां भी अगर वोट संख्या देखेंगे तो ये बात नहीं है। इधर कहा जाता है संगठन में चरे बेती चरे बेती चरे बेती, तो अब आगे चलते जाएंगे। हमें राष्ट्र को मजबूत करना है और अखंड भारत जो है, अब ये नहीं, कहां है डिस्प्यूट जम्मू कश्मीर? खुद इन्होंने एडमिट किया है, शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बन गया, और फिर भी तो ये कहीं ना कहीं गैलरी से प्ले करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू नॉर्थ से एमएलए श्यामलाल शर्मा का ये कहना है कि ये 370 की बात हो, 35 की बात हो, ये केवल और केवल कैमरों के लिए सब कुछ हो रहा है। हकीकत से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वाकिफ है। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसमें जो वादे इन्होंने लोगों के साथ किए हैं, अगर उन वादों को पूरा करने के लिए ये कोशिश करेंगे तो हम भी इनकी पूरी मदद करेंगे, मगर वो वादे राष्ट्र हित में होने चाहिए। वो वादे वो होने चाहिए जो जम्मू कश्मीर के आम लोगों का भला करें, ना कि 370 और जो जेल में अलगाववादी हैं उनको आजाद करने वाले।